तो ये तस्वीरें आपने देखी और मैं आपका परिचय आज के मेहमानों से करवाता हूं। इस समय हमारे साथ जुड़ रही हैं पूजा, कांग्रेस पार्टी के नेता और प्रवक्ता। इसके साथ ही मनोज यादव जी, समाजवादी पार्टी के नेता और प्रवक्ता। राधिका खेड़ा हमारे साथ जुड़ रही है, भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता। मनोज यादव जी समाजवादी पार्टी के नेता और प्रवक्ता। निमांश शर्मा आम आदमी पार्टी के नेता और प्रवक्ता। सैयद लारिफ अकरम आरजेडी से हमारे साथ जुड़ेंगे। अवनिजेश अवस्थी जी पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर और अभिनय शर्मा हमारे साथ जुड़ेंगे। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। पूजा जी, आपसे शुरू करता हूं और सवाल बहुत सीधा सा है कि अभी तक तो ये बातचीत हो रही थी कि सिंबल से लड़ाई है, धर्मेंद्र प्रधान को सिंबल बताकर। अब ये कहा जा रहा है सिस्टम से लड़ाई। बिल्कुल, धर्मेंद्र प्रधान जी वो पहला माइलस्टोन थे जिनको हटाना जरूरी था, जिनकी मंत्रालय में 152 पेपर लीक्स हुए थे। और जो सिस्टम की जो जड़ थी, जो सिस्टम सड़ रहा था, जो एजुकेशन सिस्टम पिछले 3 साल से सिर्फ नीट का पेपर लीक चल रहा था, और उसकी एवज में जो लाखों छात्र सड़क पर आए थे, लाखों छात्र इतने दिनों से प्रोटेस्ट कर रहे थे, लाठियां खा रहे थे, सर फोड़े जा रहे थे, अपनी जिंदगी मौत से लड़ रहे थे। और सबका, चाहे दिल्ली हो, चाहे प्रयागराज हो, नासिक हो, नागपुर हो, सबका एक ही स्वर था, सबका एक ही डिमांड था कि धर्मेंद्र प्रधान जी जाए। धर्मेंद्र प्रधान जी के रहते आप शिक्षा पर मूलभूत के सुधार की बात कर ही नहीं सकते। आप सेक्रेटरी को हटा लीजिए, आप एंटी ऑफिशियल्स को बना लीजिए, लेकिन जब तक जिम्मेदारी नहीं होती, बक स्टॉप से धर्मेंद्र प्रधान, जब तक जिम्मेदारी नहीं होती, जब तक नहीं ली जाती, तब तक यह देश का युवा ये देख रहा था कि जो पॉलिटिकल क्लास है वो जिम्मेदारी लेना ही भूल गया है। वो बात कर रहा है हमारे सुधारों की, वो बात कर रहा है शिक्षा के सुधारों का, पर वो नहीं है। तो मुझे लगता है ये बहुत बड़ी युवाओं की जीत है, और ये सिर्फ युवाओं की जीत है, क्योंकि युवा जिस तरीके से लगे रहे, जिस शिद्दत से, जिस जुनून से, जिस जज्बे से लगे रहे, उनकी हिम्मत को हम सलाम करते हैं। क्योंकि वो सरकार जिसमें एनडीए में तो कोई इस्तीफे नहीं होते, राजनाथ सिंह जी कहा करते थे, वो सरकार जिसने अहंकार में 3 महीनों से छात्रों से बात नहीं की, प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट नहीं किया, कोई मन की बात नहीं की थी, वो सरकार को पिछले 2-3 दिनों में जो एक्शन करना पड़ा, ये बताने के लिए काफी है कि सत्ता की नींव हिल चुकी है। और नहीं, युवाओं की जीत है, छात्रों की जीत है पूजा जी, इससे कोई इनकार नहीं कर रहा है। मैं कह रहा हूं तो आप लोगों को लग रहा है कि यही मौका है कि युवाओं के सहारे हमारी भी सरकार आ जाए, इनकी सरकार चली जाए। देखिए, ये पहली जीत तो है ही, अगर मैं बात करूं इसकी, क्योंकि यहाँ पे अगर बात सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान पे नहीं रुकेगी ना, बात यहाँ मूलभूत आपने जो शिक्षा व्यवस्था को कंप्लीटली कमर्शियलाइज कर दिया, बात उस पे भी आएगी। बात इस पे भी आएगी कि आज का हर तीसरा युवा बेरोजगार है, बात इस पे भी आएगी। बात इथेनॉल पे भी आएगी, जो घपला चल रहा है उस मंत्रालय में। बात निर्मला सीतारमण के अहंकार की भी आएगी कि नीट का पेपर लीक तो अच्छा हुआ, युवाओं को तैयारी करने का दोबारा मौका मिल गया। तो जो ये निकम्मापन मंत्रालय हर उसमें फैला हुआ है, ये भी देश देख रहा है, और देश इस पे भी सवाल पूछेगा। मैं इस पर आऊंगा कि अगर ये युवाओं की जीत है और वो सत्ता बदलने के लिए तो लड़ नहीं रहे थे, तो फिर ये सत्ता बदलने वाली बात क्यों हो रही है, इस पर आऊंगा। लेकिन राधिका खेड़ा जी, मीटिंग चल रही है, मैं लगातार 2 दिन से ये सवाल पूछ रहा हूं, यही करना था, पहले कर लिए होते, बहुत देर हो गई, मामला इतना आगे नहीं बढ़ता, इतना माहौल नहीं बनता। इस्तीफा भी अगर होना था पहले हो गया रहता, शायद ये पूरा आंदोलन ही नहीं खड़ा होता। आपको मेरी आवाज मिल रही है? हाँ राधिका जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है राकेश जी? जी, सभी को नमस्कार। राकेश जी, हमारा संविधान सबको ये हक देता है कि आप डेमोक्रेसी में प्रोटेस्ट कर सकते हैं। अगर आप सरकार, अपनी द्वारा चुनी हुई सरकार के किसी फैसले से नाखुश है, तो उसके लिए अपनी आवाज उठा सकते हैं। वो डेमोक्रेसी में हमने देखा, ये मेरे लोकतंत्र की खूबसूरती है। हमारी सरकार ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल है। तो अगर छात्रों को कोई बात ऐसी लगी कि उन्हें लगा कि उसमें चेंज होना चाहिए, तो हमारी सरकार ने, उन्हीं की सरकार ने वो चेंज किया। इसमें मुझे नहीं लगता कि किसी की हार है या सरकार ऐसा हो गया। जी, हमारा तो कर्तव्य है, जनता के आगे तो हम हमेशा अपना सर झुकाते हैं। मेरे देश के प्रधानमंत्री जब पहली बार प्रधानमंत्री के तौर पे सदन पे गए थे, उन्होंने तो अपना सर झुका के, सर हमारे संसद की जमीन पर झुका के, रख के नीचे नतमस्तक होके गए थे। तो हम तो हमेशा से डेमोक्रेसी के आगे झुकते हैं। और ये जो 2024 के चुनाव के पहले एक चलाया गया था कि हमारे देश का संविधान खतरे में है, आज वो तो तार होता हुआ दिखाई देगी। और पूजा जी जो यहाँ पे कांग्रेस की प्रवक्ता है, उनकी बातों से ये साफ साबित हो गया कि बच्चों के मुद्दे को हाईजैक करने की जो कोशिश की जा रही थी, अब तो राहुल गांधी एक बार फिर बेरोजगार हो गए।
क्योंकि बच्चों की डिमांड थी, बच्चों का संवाद था सरकार के साथ, इसलिए सरकार बच्चों के साथ बैठी है, बातचीत हो रही है और वो सोल्यूशन हो गया। लेकिन राहुल गांधी और उनके प्रवक्ता जो अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए सोच रहे थे कि अभी तो शुरुआत है, अभी तो ऐसे किया जाएगा, और आज आपने राहुल गांधी का वीडियो देखा जो रिलीज हुआ है, उसके बाद जिस तरीके की भाषा इस्तेमाल करे थे, और वो छोड़िए कांग्रेस के मंच से इसके बाद जो प्रेस वार्ता करी गई, ठीक उसी तरह से जब किसान आंदोलन के बिल वापस लिए गए थे तब भी ऐसी प्रेस वार्ता करी गई थी। नहीं, मैं राधिका जी कुछ और कह रहा हूं जी। नीट का पेपर लीक हुआ, दोबारा नीट करवाना पड़ा, एक माहौल बन रहा था, शिक्षा मंत्री को लेकर सवाल उठ रहे थे और मैं बार बार पूछ रहा था कि बहुत देर हो रही है, बहुत देर हो रही है, बहुत देर हो रही है, कोई मानने को तैयार नहीं था और आज आखिरकार इस्तीफा देना पड़ा। और उस मीटिंग से ठीक पहले, क्योंकि सीजेपी का स्टैंड था कि बिना इसके कोई बातचीत आगे नहीं बढ़ेगी, तो पहले कर लिया होता है। देखिए, हर जने से बातचीत करी जाती है, सबसे पहली हमारी प्राथमिकता थी कि सिस्टम को सुधारा जाए। हम पुरानी सरकारों की तरह नहीं है कि इस्तीफा क्या आप चाह रहे थे सिर्फ इस्तीफा हो जाए बात खत्म हो जाए, इस्तीफा ही चाहिए था क्या? 3 मांगे हैं आज जो बच्चे मिल रहे हैं, इस्तीफा चाहिए, उनको कॉम्पेंसेशन चाहिए उन परिवारों के लिए, और कि कोई केस ना हो। पर हमारा दायित्व क्या है सरकार होने का कि ये दोबारा ना हो। हमारा मेन दायित्व ये है कि इस्तीफे पे बात नहीं रुकनी चाहिए, जो मेरे देश के प्रधानमंत्री और हमारी सरकार पहली बात से कह रही है, क्योंकि ये हम लगातार देखते आए हैं 70 सालों की सरकारों में कि इस्तीफे होते थे, ना करप्शन रुकती थी, ना रेल हादसे रुकते थे, ना एग्जाम्स हो। और देखिए ना, आज पवन खेड़ा ने अपनी पटल से कांग्रेस के कहा कि 80 से 90 लोगों की जान चली गई पूरे 5 साल के अंदर। तो मैं उनको एक इतिहास याद दिला दूं, जो 10 साल की यूपीए की सरकार थी, 2500 से ज्यादा बच्चे सुसाइड करते थे पेपर लीक की वजह से, इस्तीफे होते थे लेकिन कोई सोल्यूशन नहीं आता था। आज मेरी सरकार ऐसे कड़े कानून लेकर आई है, पूजा जी एक शॉर्ट रिप्लाई, फिर अभिनय हमारे साथ जुड़े हैं, उनके पास जाऊंगा। राकेश जी, जो संविधान प्रेमी, ड्यूटी के प्रति कमिटेड लोगों की जो भाषा है, मैं तो कहती हूँ इस पैनल में आप संजीव मुखिया को भी बुला के बैठा लेते, जो राधिका जी के जस्ट बगल में बैठाई है, जो 2024 के नीट पेपर लीक के मास्टरमाइंड थे, क्योंकि सीबीआई ने तो उनको कल 2 दिन पहले ही क्लीन चिट दी। तो पहले तो हम सिस्टम उधारेंगे, इस्तीफे तो होते रहते थे, जब तक सिस्टम सुधारने की बात क्यों नहीं करेगा? मैडम, 2024 का जो किंग पिन था, जो आपकी सरकार ने कहा था किंग पिन है, जो लाखों बच्चों का छात्र भविष्य खराब किया था, उसको तो सीबीआई ने चार्जशीट दे दी है, वो क्लीन चिट दे दी है, वो बैठ के चाय समोसा खा रहा होगा। मैं तो कहती हूँ उसको भी पैनल में बुलाता, वो भी शायद संविधान की बात करता, वो भी शायद बात करता कि शिक्षा में सुधार होना जरूरी है। ये ना खाना पूर्ति की बातें मत करिए। राकेश जी 10 सेकंड, राकेश जी 10 सेकंड बोलिए। राकेश जी यहाँ पे बैठ के जो ज्ञान दे रही है मोहतरमा, मुझे बताएं कि यूपीए सरकार में जो 200 से ज्यादा मैं आपके बीच में नहीं बोली मैडम, मैं आपके बीच में नहीं बोली, ये अराजकता इस डिबेट पे मत दिखाइए। राकेश जी, मुझे मेरी बात कहने का पूरा समय दीजिए। 30 सेकंड दीजिए, मैं किसी के बीच में नहीं बोलती। पूजा जी 30 सेकंड दे दीजिए। मैं अराजक तत्वों के साथ इस तरीके से 200 से 180, 190 से ज्यादा पेपर लीक हुए यूपीए सरकार के 10 साल में, जस्ट बिफोर हमारी सरकार के। औसतन 2 से 2,500 बच्चे सुसाइड इन पेपर लीक्स की वजह से हर साल करते थे। और ये मेरा डेटा नहीं है, ये ऑन रिकॉर्ड एनसीआरबी का डेटा है, जो इन्हीं की सरकार में हर साल अपडेट होता था। मुझे आज ये बता दें, इन्होंने उन पेपर्स, चाहे एम्स का पेपर लीक हो, चाहे डिफेंस का पेपर लीक हो, चाहे 12th बोर्ड का पेपर लीक हो, चाहे आईआईटी का पेपर लीक हो, इनमें कितने लोगों को पकड़ा, कितने लोगों को सजा हुई और कितने लोग आज भी जेल में हैं क्योंकि इन्होंने कार्रवाई करी? बस मुझे आज ये बता दे नंबर्स और उनके नाम। मैं इसके बाद कुछ नहीं बोलूंगी डिबेट पे, और ना लेट जाइएगा, सीधा नाम की बात पूजा जी। आप तो सिस्टम सुधारने की बात करते हैं, तो जेल गए, टेल मी द नंबर। कितनी एक्विटल्स हुई? 0 मैडम, 0। आप यहाँ बैठ के संविधान की, शिक्षा की, व्यवस्था की, जिम्मेदारी की बात करते हैं। सवाल यही है और बात यही है कि जो आप इसीलिए अपने वीडियो में मैसेज किया था, इसीलिए आपके नेता 0 है, बात कर चुके हैं। फास्ट ट्रैक कोर्ट की 6 बार मोदी जी सेम बात कर चुके हैं कि हम कड़ा नियम लेकर आएंगे, कड़ा नियम लेकर। कहाँ है कड़ा नियम? संजीव मुखिया आपको। अच्छा, मैं आगे बढ़ता हूँ, जरा बाकी मेहमानों को लाता हूँ। पूजा जी जरा मैं, ठीक है, राधिका जी रुक जाइए, जरा मैं बाकी मेहमानों को लेकर आता हूँ। एक बात कहते हुए ठीक है, राधिका जी होल्ड ऑन। एक बात कहते हुए, यहां पर अभिनय भी है जो टीचर है, और वो भी इस बात से सहमत होंगे। ऐसा नहीं कि पेपर लीक अभिनय 2014 के बाद से शुरू हुए, 2014 के बाद भी हो रहे थे। ये बात ठीक है कि उसी बदलाव के लिए सरकार को लोगों ने वोट दिया कि भाई आप इस सिस्टम को ठीक करिए।
पूजा जी, ये बिल्कुल आप जो कह रही है ना, तो ये मानिए कि आपके समय में भी गलती हो रही है, उस बिल्कुल से आप ये भी तस्दीक कर रही है मैडम। 2011 का पेपर लीक, अगर आपको याद हो, कानपुर के मार्केट में 6 लाख रुपए का मिल रहा था पेपर, 2 घंटे पेपर लेट करके नए स्टेट भेजकर एग्जाम करवाने पड़े थे। आइए हम इस्तीफे की बात करते हैं, आइए हम 1947 ठीक है, अभिनय आखिरकार ये इस्तीफा हुआ है, क्या ये माने कि यहां से सिस्टम में सुधार होगा या यहां से सियासी लड़ाई शुरू होगी कि ये मोदी सरकार को हटाओ, जो ट्रेंड आ रहे हैं, जो बयान आ रहे हैं? यहां से 100% सिस्टम में सुधार होगा और होना भी चाहिए। और मोदी सरकार ने चाहे भले ही दबाव में ये फैसला लिया हो, लेकिन ये जरूर दिखाया है कि अगर देश का युवा ये चाहता है कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से शिक्षा व्यवस्था के बदलने की शुरुआत होनी चाहिए, तो उन्होंने वो कर दिखाया है। मैं ये मानता हूं वो बहुत लेट कर दिखाया, लेकिन राधिका जी कह रही हैं कि यूपीए की सरकार में भी पेपर लीक होते थे। राधिका जी तो खुद 2.5 साल पहले उस यूपीए की सरकार का ही हिस्सा थी। तो प्रॉब्लम हमें इसी बात से है कि जो लोग पेपर लीक करते थे यूपीए की सरकार में, जो लोग कांग्रेस की सरकार में पेपर लीक करते थे, जो कांग्रेस के नेता देश को लूटते थे सब, तो वही नेता तो अब अपनी पार्टी में ले आए। कैप्टन अमरिंदर सिंह, हेमंत बिस्वा शर्मा, टीएमसी के शुभेंदु अधिकारी, यानी आपने तो वो लूट जारी रखी हुई है। राधिका और अभिनय को रखिए। हाँ, आप जब विपक्ष में थे, व्यक्तिगत बात हुई, आ रहा हूँ राधिका जी, अभिनय की बात पूरी हो जाए। जब आप विपक्ष में थे तो आप ही कहते थे कि ऐसा नहीं होना चाहिए। अब जब आप सत्ता में रहे तो आप कहते हैं पहले भी ऐसा होता था। छोड़ दीजिए पहले क्या होता था। पहले लोगों ने नहीं कहा था 2047 में कि भारत विकसित होगा। अब भारत का लक्ष्य बड़ा है, अब भारत को विश्व गुरु बनना है, भारत का डंका विश्व में बजना है। तो उस स्थिति में शिक्षा व्यवस्था में सुधार बहुत जरूरी है। और इन्हीं के नेताओं ने ये कहा था कि भाई हमारी सरकार में इस्तीफे नहीं होते। तो ये इस तरीके की तानाशाही वाली बातें जो ये कर रहे थे, उस पे चूक हुई है। लोकतंत्र जिसकी हम बात करते हैं, जिसको इन्होंने चुनाव समझ लिया था, वो मजबूत हुआ है। तो अब ये कहना छोड़ दीजिए। देखिए, पहले के तमाम लोग इन्हीं की सरकारों में आके फिर से वो लूट जारी कर रहे हैं। ले लेता हूं अभिनय जी, राधिका बोलिए। राकेश जी, मुझे कैरेक्टर सर्टिफिकेट और अपने बारे में और अपने इतिहास के बारे में उस आदमी से पूछने की और जानने की जरूरत नहीं है जो राहुल गांधी के स्टेज पे खड़े होकर उनके साथ गलबलिया कर रहा था। कुछ दिन पहले की फोटो है। मेरा तो 2.5 साल पहले का क्या इतिहास है। अगर ये टीचर है और इनको सच में देश की फिक्र है तो इनको उस राहुल गांधी से वहीं खड़े होकर पूछना चाहिए था कि आपके घर में, आपकी पार्टी में जब जब महिलाओं पर अत्याचार होता है, प्रियंका चतुर्वेदी हो, राधिका खेड़ा हो, अंकिता दत्ता हो, अनगिनत महिलाएं हैं, आप तब क्यों नहीं बोलते थे? लेकिन फिर भी महिला विरोधी और जो हमारे देश में ये बोलते हैं, और मैं समझती हूँ अभिनय शर्मा जी एक ब्राह्मण है, पूजा पाठ करते होंगे, उस आदमी के साथ स्टेज पे खड़े हुए थे जिनकी जो ऑन रिकॉर्ड जिनकी पार्टी कहती है कि सनातन धर्म एक बीमारी है और हिंदू धर्म को खत्म कर देना चाहिए। मैं आज सनातन पर डिबेट नहीं कर रहा हूँ राधिका जी। आई एम नॉट डिबेटिंग ऑन सनातन और हिंदू धर्म। उस पर चर्चा कर लेंगे किसी और दिन। पॉलिटिकल कॉन्फ्रेंस क्या नहीं तो क्या राहुल गांधी के मंच पर जाना एक टीचर का गुनाह था आपके हिसाब से? एक अभिनय का राहुल गांधी के मंच पर देहरादून में जाना गुनाह था आपके हिसाब से? राधिका जी आपसे पूछ रहा हूं, आवाज नहीं आई थी आपकी। मैं कह रहा हूं राहुल गांधी के मंच पर देहरादून में जाना अभिनय शर्मा ने गुनाह कर दिया। अरे एक बात बताइए, आप अगर बच्चों के लिए आवाज बढ़ रहे हैं और बच्चे अगर वहां बैठे तो जंतर मंतर पे बैठे ना। राहुल गांधी के स्टेज पे क्यों बैठे हुए? राहुल गांधी तो एक बार भी जंतर मंतर नहीं गए। क्या राहुल गांधी की एक फोटो आई जंतर मंतर से? अभिनय शर्मा को हाथ पकड़ के लेकर जाना चाहिए था राहुल गांधी का कि चलिए जंतर मंतर पे और बच्चों के आंदोलन बच्चों के साथ खड़े होइए। देहरादून मैं एक रिप्लाई ले लेता हूं, फिर अगले मेहमान का रुख करूंगा। एक रिप्लाई ले लेता हूं। अभिनय देखिए, ये आपसे मैंने एक अलग से भी बातचीत की थी और तब मैंने ये पूछा था कि मैं एक टीचर से बात कर रहा हूं या एक नेता से बातचीत कर रहा हूं। राहुल गांधी के मंच पर आप गए तो ये सवाल उठेंगे। बिल्कुल, मैंने पेपर लीक पे बोला था। मैं तो चाहता हूं इनकी सरकार को भी एक स्टेज सजाना चाहिए और हम जैसे लोगों से पेपर लीक का जन्म कैसे होता है ये जानना चाहिए। ये अच्छी बात है कि हमने विपक्ष को बता दिया कि पेपर लीक कैसे होता है और उनको समझ में आ गया कि इससे देश खोखला हो रहा है। और रही बात जंतर मंतर की, तो मैं पहले दिन से था और अभी भी इस्तीफे के बाद तो कह रही हूं जंतर मंतर से ही निकल के आ रहा हूँ। क्यों नहीं राहुल का हाथ पकड़ के लेकर गए? क्यों नहीं लेकर गए? राहुल कोई बच्चे प्राइवेट जेट से जाते हैं, उसी प्राइवेट जेट में साथ लेकर आते हैं। गलत किया, आप भी जाते हैं प्राइवेट जेट से, अपने प्राइवेट जेट में बिठाते हैं राहुल को। क्यों नहीं
नहीं बैठाया, देखा रहना चाहिए था। ये अकाउंटेबिलिटी होती तब मैं मानती कि अभिनव शर्मा बच्चों के साथ खड़े हैं कि केंद्र की सरकार से जब सवाल ठीक है, 15 सेकंड और अभिनय, फिर मैं बाकी मेहमान का रुख करता हूँ। 15 सेकंड। ये बच्चों जैसी बातें कर रही है कि राहुल गांधी को मैं हाथ पकड़ के लेके जाऊंगा। राहुल गांधी को इन्होंने या इनकी पार्टी ने अपॉइंट नहीं किया है। राहुल गांधी को विपक्ष ने अपना प्रतिनिधित्व करने के लिए संसद भेजा है। ठीक है, समझ आई इनको बात? ये जितना सम्मान प्रधानमंत्री के प्रति है उतना सम्मान इनको बोलिए राहुल गांधी के प्रति भी रखें। ठीक है मनोज यादव, ठीक है, अब मैं मनोज यादव को लाता हूँ, मनोज यादव को लाता हूँ, फिर निमान भाई आप बहुत मुस्कुरा रहे हैं, मैं आपके पास आना चाहता हूं, थोड़ी सी और मुस्कुराहट आपकी देश देखे, फिर मैं आता हूं आपके पास। आपकी मुस्कुराहट देखकर राधिका भी मुस्कुराने लगी। मनोज यादव जी, ये एक मौका हो गया कि पहली बार सरकार प्रेशर में दिख रही है। देखिए राकेश जी, ये बात बिल्कुल सही है कि अगर हम गृह मंत्री के रूप में राजनाथ सिंह को देखें, आज रक्षा मंत्री के रूप में, जिन्होंने ये बात कोट करके कही थी कि ये मोदी सरकार है, इस सरकार में इस्तीफा नहीं होता, लेकिन पहली बार इस सरकार में इस्तीफा हुआ। और इस्तीफा इसलिए हुआ क्योंकि नौजवान जो थे वो नौजवान सड़क पर उतर आए थे। उन्होंने इस्तीफे से पहले इनकलाब बोल दिया था, और जब किसी देश में किसी धरा पर इनकलाब के नारे लगेंगे और कोई नहीं चिंता करेगा, ना लाठियों की, ना रबड़ की गोलियों की, ना आंसू गैस के गोलों की, तो निश्चित तौर पे इस्तीफा तो इस्तीफा है, सरकारें भी हट जाती हैं। ऐसे बहुत सारे उदाहरण बहुत सारे देशों में देखने को मिले हैं। हाँ। लेकिन ये बड़ी अच्छी बात है कि कम से कम जिस व्यक्ति पे गैर जिम्मेदार तरीके से अपने विभाग का परिचालन करने का आरोप लग रहा था, उस व्यक्ति का इस्तीफा माननीय प्रधानमंत्री जी ने ले लिया। लेकिन एक बड़ी बात मैं आपको बताता हूँ, जो कल से मैं डिबेट में बैठ रहा हूं और एक गाना बहुत पुरानी पिक्चर का गाया जा रहा है बीजेपी के द्वारा, और गाना है ये था, तू जहां जहां चलेगा मेरा साया साथ होगा। यानी कि कांग्रेस के रिज्यूम में भी पेपर लीक होता था, तो हमारे भी रिज्यूम में पेपर लीक होगा। ये कौन सी परिभाषा है? ये कौन सी डबल इंजन की सरकार है? ये कौन सी नए भारत की तस्वीर है कि अगर कांग्रेस के रिज्यूम में पेपर लीक होता था तो हम भी पेपर लीक कराने का पूरा अधिकार रखते हैं? ये मुझे लगता है फेल्योर की सबसे बड़ी बात थी, क्योंकि जो कांग्रेस के या यूपीए की सरकार के फेल्योर थे, उन्हीं को लेके आप आए थे कि हम इस देश को इतना बेहतर बनाएंगे, लेकिन तू जहां जहां चलेगा मेरा साया साथ होगा। ये चोली दामन का साथ अच्छा नहीं लगता। मेरी आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, कांग्रेस और बीजेपी को बहुत समय दे देते हैं, हम लोगों को भी दीजिए भाई। हम लोग भी लगातार सारी नौजवानों की लड़ाई को लड़ रहे हैं। ना, अब सुनिए ना, ऐसे काम नहीं चलेगा। अब सुनिए ना, अब मैंने कांग्रेस को समय दे दिया तो आपको दिक्कत होने लगी। बड़ी बुरी स्थिति है, आप लोग साथी ही हैं, समय के लिए लड़ने लगते हैं तो नहीं होता है। मनोज भाई एक बात बताइए, मनोज भाई एक बात बताइए, ये निश्चित तौर पर युवाओं का इनकलाब था। आप लोग ऐसे खुश हैं जैसे आप लोगों ने इनकलाब खड़ा कर दिया, आप लोग जंतर मंतर पर थे, आप लोगों ने सरकार को झुका दिया। इसीलिए पूछ रहा हूं कि आप लोग जो खुद नहीं कर पाए वो लग रहा है कि ये कर लिए तो उसकी क्रेडिट ले लें। नहीं, देखिए ये आपका सवाल अपनी जगह जायज हो सकता है कि हम नहीं कर पाए और नौजवान। देखिए ये जो कॉल था वो कॉल था सीजेपी पार्टी का, और कॉल इस बात का था कि वो चाहते हैं कि जो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी हैं उनको हटाया जाए, और जो तमाम सारे जो 21 बच्चों से ज्यादा की मौत हुई, जो सुसाइड कर लिए, उनको मुआवजा दिया जाए। वो सारी मांगों को ध्यान में रखकर समाजवादी पार्टी ने भी राजनीतिक दल के बाकी मेहमानों के पास चला जाओ, फिर आता हूं। अगर आपको या बीजेपी को लगता है, मैं एक लाइन कह दूं, एक लाइन कह दूं कि अगर लगता था कि समाजवादी पार्टी को ये मौका ना मिले, हम उस आंदोलन में ना इंटर कर पाए, तो पहले दिन बात कर लेते, दूसरे दिन, हफ्ते भर में, 10 दिन में बात कर लेते। जो मौका तो भाजपा ने दिया हम लोगों को ना, इसलिए हम। चलिए 10 सेकंड राधिका बोल लीजिए, फिर मैं अमरीश जी। मौके की बात करें तो मौका तो भाजपा ने 1992 में दिया था, जब हमारी सरकार में कल्याण सिंह जी एक बिल लेकर आए थे, आपको याद है, एंटी कॉपिंग एक्ट,
और उसका क्या हुआ था, जब मौका दिया कि वो बिल चालू रहे तो आपके नेता श्री मुलायम सिंह यादव जी ने 1993 में उसको खत्म कर दिया और कक्षा 10 के कक्षा 12 के बेटे बेटियों को जेल भेजोगे? अपनी कक्षा 10-12 के बच्चों को जेल भेजोगे? ऐसे काले कानून को हम लोग जूते की नोक से उड़ा देंगे फुटबॉल की तरह। राकेश जी, फिर मैं आप 10 कक्षा 10 और कक्षा 12 के बच्चों को जेल भेजोगे? बेटे बेटियों को जेल भेजोगे? मनोज भाई अपनी बारी का वेट करिए। मनोज भाई अपनी बारी का वेट करिए। 10 और 12 के बच्चों को जेल नहीं भेजेंगे तो उन्हें नकल करना भी नहीं सिखाएंगे। अपनी बारी का करें, उन्हें नकल करना भी नहीं सिखाएंगे और शुरू से आप नकल करने की आदत डालेंगे, प्रोत्साहित करेंगे तो भविष्य क्या आप तैयार करेंगे? ये आप खुद सोचिए, ये आप खुद सोचिए। जेल नहीं भेजेंगे ये ठीक है आपका तर्क? अरे जो टेलीप्रॉम्प्टर पर देख के पढ़ते हैं वो क्या बताएंगे? ठीक है, ठीक है, टेलीप्रॉम्प्टर पर देख के पढ़ने वाले हमको बताएंगे। ठीक है मनोज भाई रुक जाइए। नकल करना सिखाना चाहते थे मेरी देश के युवा को, उनके हाथ में पेन देने की जगह ठीक नकल। राधिका जी प्रधानमंत्री जी के अवनीश जी को लाइए। राधिका मैं आता हूं, 3 मेहमान अभी बाकी है, मैं आ रहा हूं, एक एक बार सबके पास चला जाऊं। अवनीश जी ऐसी खुशी हो रही है कि जैसे सीजेपी ने आंदोलन नहीं किया, समाजवादी पार्टी नहीं कर दिया, आम आदमी पार्टी नहीं कर दिया। ये लोग तो खैर अधिकतर पर जा भी रहते, रांका को लेकर तो पता नहीं क्या क्या बातें, दीपके को लेकर पता नहीं क्या क्या बातें हो रही हैं। राकेश जी, बात इन लोगों के खुशी होने की नहीं है। खुशी पता नहीं कितने खुश हैं कितने नहीं है मुझे मालूम नहीं है, लेकिन एक बात है कि जिस तरीके से इस आंदोलन टर्न हो गया था उसके बारे में देश के पॉलिटिक्स क्लास को भी सोचना चाहिए, पॉलिटिकल क्लास को सोचना चाहिए उस बारे में। मनोज जी बैठे हैं, मनोज जी बात उनकी टोन कुछ भी हो लेकिन बड़ी तर्कशील बात करते हैं। लेकिन एक बात तय कि जिस तरीके के वहां पे लोग थे, क्या पॉलिटिकल क्लासेस को अप्रूव करती है? क्या किस आपको अगर लगता है कि आज नरेंद्र मोदी को गाली दी जा रही तो क्या दूसरे नेताओं को नहीं दी जाएगी? क्या जिस तरीके की गालियां हुई वहां पर, जिस तरीके की हिंसा हुई, ये सब मानते हैं। अभी मनोज जी ने भी कहा कि उनसे लापरवाही, इट वॉज नॉट ए स्कैम फ्रॉम धर्मेंद्र प्रधान, लेकिन उनकी लापरवाही थी, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि ठीक तरीके से हो, उनको इस्तीफा देना पड़ा। अब ये बताइए कि इस प्रोटेस्ट में जो लोग आए, जिन्होंने ऑर्गेनाइज किया और जिन्होंने पत्थर नुकीले टाइल्स फेंकी, क्या पुलिस वाले बच्चे नहीं है किसी के? क्या वो किसी के पति नहीं है? क्या वो किसी के बेटे नहीं है? क्या वो किसी के? उनका काम क्या था? उनका काम था कि संसद के अंदर तक वहां लोग ना पहुंच पाए। उनको ये जिम्मेदारी दी गई थी, उन्होंने अपनी जिम्मेदारी निभाई। अगर मान लीजिए तमाम, ये कोई पहली बार संसद चलो मार्च नहीं हुआ था। संसद चलो मार्च हमेशा होता है, संसद के जब भी सेशन चलता है तो वहां तक एक पटेल चौक तक जाते हैं, वहां पर ज्ञापन देते हैं, वहां पर अंदर 5-7 लोग चले जाते हैं और अंदर तक जाते हैं संसद में, किसी मंत्री को या संबंधित विभाग को ज्ञापन देते हैं और वापस हो जाते हैं। इस तरीके की हिंसा नहीं होती। ये सिर्फ एक बीजेपी की या सरकार के लिए सवाल नहीं है, ये समूची पॉलिटिकल क्लास के लिए विषय है ये कि आप संसद के अंदर घुसने दें। अगर ये घुसने दें, हाँ एक बात मैं जरूर कहूंगा, मनोज यादव जैसे व्यक्ति या पूजा त्रिपाठी जैसे व्यक्तियों के लिए नहीं कह रहा हूं मैं, लेकिन जो लोग ये सोचते हैं ना कि रिजिम चेंज कर देंगे इस तरीके से, इसको नेपाल और बांग्लादेश बना देंगे, जो वहां पे नारे लग रहे थे, वो अपने इस स्वप्न को अभी इन्हीं की पार्टी के विधायक ने कहा था कि नेपाल बन जाएगा, घर छोड़कर भागना पड़ेगा। 15 सेकंड बोल लीजिए मनोज जी, फिर मैं अकरम भाई और निमान भाई के पास जाऊंगा, फिर पूजा जी आऊंगा। दोनों बाकी नहीं है कि नेपाल और बांग्लादेश इस देश के 140 करोड़ लोग इस देश को नेपाल और बांग्लादेश नहीं बनने देंगे। राकेश जी मैं स्पष्ट रूप से कह देना चाहता हूं, मेरा कोई भी इंटेंशन ना किसी को भड़काने का समाजवादी पार्टी का था ना कुछ। मैं स्पष्ट रूप से इस बात को बार बार कह रहा हूं, हमारे विधायक ने बयान जरूर दिया, उसको हम क्रिटिसाइज करते हैं, बिल्कुल नहीं इस बात पे विश्वास रखते हैं। समाजवादी पार्टी लोकतांत्रिक व्यवस्था में विश्वास रखती है। अच्छा, जब इतने बच्चे आ गए दिल्ली और सरकार के लाइव को कुछ मालूम ही नहीं है, सरकार को कुछ पता ही नहीं है, सरकार ने कोई व्यवस्था ही नहीं कर रखी है, नौजवान आ रहे हैं तो सरकार को समझना चाहिए था ना कि हमें बातचीत उनसे करनी है, क्यों नहीं बातचीत की? नहीं, बिल्कुल आपकी बात ठीक है। कौन मना किया था? मनोज भाई बिल्कुल आपकी बातचीत ठीक है और मैं शुरू से राकेश जी रविदास मेहरोत्रा का बयान सुनाइए जरा। नहीं ये तो क्रिटिसाइज कर दिया, इनसे क्या मैं कहता हूं जितना बेहतर राकेश पांडे समझते हैं इस बात को, इतना बेहतर क्यों नहीं कोई क्रिटिसाइज ही कर दिया मनोज यादव ने, तो मैं क्या रविदास मेहरोत्रा को सुनवाऊं? मैं आगे बढ़ जाता हूं। अकरम साहब, आपकी पार्टी ने लिखा अपने सोशल मीडिया हैंडल पर कि धर्मेंद्र गए अब नरेंद्र की बारी। अरे सवाल सुनते ही इनका नेटवर्क चला गया। चलिए ये सवाल में अच्छा आ गए
अकरम भाई, आपकी पार्टी ने सोशल मीडिया पर लिखा कि धर्मेंद्र नहीं, धर्मेंद्र तो गए, नरेंद्र की बारी है। तो आप लोगों को लग रहा है कि हम तो हरा नहीं पाए, हमसे हो नहीं पा रहा था, किसी ने तो झुकाया। धन्यवाद राकेश जी आपका। आपने जो कहा कि हमसे नहीं है, हम का मतलब क्या समझते हैं? हम का मतलब क्या होता है? मैं आपके लिए कह रहा हूं, हम मतलब मैं नहीं कह रहा हूं, आपके लिए कहा था। हम पूरा देश है और ये पूरे देश के बच्चे, नौजवान, महिलाएं, किसान लगातार आंदोलन कर रहे हैं। आज ही आ गए इस सरकार के दोहरेपन से और दोगलेपन से। और आप एक बात जान लीजिए, थोड़ी देर बाद से ये शुरू हो जाएगा, इनके मंत्रिमंडल के लोग और इनके नेता बोलने लगेंगे ये भी मास्टर स्ट्रोक था। 2016 में लैंड एक्विजिशन बिल को भी आपने वापस लिया और फिर कहा मास्टर स्ट्रोक था। तो आप बार बार फेंके थूक को चाटने का काम करते हैं और आपके पास कोई विकल्प नहीं है। क्या भाषा है? दिन से काम में तेल डालकर आप सोए हुए थे। अकरम भाई, क्या भाषा है? आ रहा हूं राधिका, क्या भाषा है ये? क्या भाषा है ये? 2 शब्द आपने बोले जो आपको टीवी पर नहीं बोलना चाहिए। इतने मत उछलने लगी अभी अकरम भाई, मैं उन शब्दों को रिपीट नहीं करूंगा कि आपने क्या शब्द बोले और क्या टीवी पर शब्द नहीं बोलने चाहिए थे। तो इतने मत उछलिए। बिहार चुनाव में हार हुई ना भी, और देश में लोकतंत्र में सरकारें चुनाव के जरिए ही बदली जाएंगी। तो ये ख्वाब देखना बंद कर दीजिए, ये ख्वाब देखना बंद कर दीजिए अकरम जी। चुनाव अलग है और आंदोलन अलग है। आप इसको ये नहीं कह सकते कि हमारी पार्टी और किस पार्टी का क्या रोल है और क्या नहीं है। क्यों नहीं कहेंगे? क्यों नहीं कहेंगे अकरम जी? क्यों नहीं कहूंगा? क्यों नहीं कहूंगा भाई? क्यों नहीं कहूंगा? इस आंदोलन में आपकी पार्टी का क्या रोल? आपने झुका दिया। बिहार चुनाव का क्या नतीजा रहा? साल भर भी बीते नहीं अभी। सदन से लेकर सड़क तक हम संघर्ष कर रहे हैं। वो संघर्ष दिख गया, बिहार वो तो संघर्ष दिख गया भाई। इस तरह से छात्रों के ऊपर आप गोलियां चला रही है कायर सरकार, गोलीबारी की जा रही है, ओपन फायर किया जा रहा है। कौन जिम्मेदार है? 307 का मुकदमा दायर कर रहे हैं आप छात्रों के ऊपर में, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट के ऊपर में। ये कौन सा राजनीति आपका? राधिका 30 सेकंड, फिर मैं निमान जी आपके पास आ रहा हूँ। राधिका 30 सेकंड। ये फोटो देख रहे हैं? इस फोटो में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी के बीच में एक आदमी खड़ा है, योगेंद्र यादव, जो इनका जो भी कहें, इनका थिंक टैंक है। हर मीटिंग में जब पार्लियामेंट के लिए मीटिंग होती है कि क्या सदन में कहा जाएगा पूरी इंडी गठबंधन की, तो ये हेड करते हैं। चाहे आरजेडी के प्रवक्ता यहाँ बैठे हो, मैं आपके बीच में नहीं बोली सर, ये अराजकता, ये अराजकता, ये अराजकता हमारा छात्र संगठन। अकरम भाई मैंने टॉस कर दिया था राधिका जी को बोल दिया था आपकी ही बात का रिप्लाई करने के लिए, आपकी ही बात का रिप्लाई करने के लिए। प्लीज इंतजार आप देखिए, पूजा जी भी इंतजार कर रही है, बहुत समय हो गया उनके पास गए हुए। मेहमान ज्यादा है, समय भी ज्यादा है, आज तनाव मत लीजिए। तो निवान तो अभी भी नहीं आए, निवान के पास तो अभी भी नहीं गया। बोलिए राधिका। चारा चोर और टूटी चोरों को बड़ी तकलीफ होती है जब योगेंद्र यादव की फोटो आती है। योगेंद्र क्यों नहीं, बिल्कुल सही बात है। देश के बच्चों का आपको याद है ना, वहां पे भी जब एग्जाम होते थे पूरी किस तरीके से मीसा भारती की कैसे डिग्री आई है सब जानते हैं। तो ये बहुत जरूरी है, इसीलिए ये लोग बाहर है। इन लोगों ने देश के भविष्य को चुराने का काम किया है। लेकिन योगेंद्र यादव ने साफ तौर पे 2.5 दिन पहले अपने इंटरव्यू में कहा कि अब सरकारें सड़क से बदली जाएंगी, डेमोक्रेसी ऐसे चलेगी और सरकारें अब चुनाव से नहीं चलेंगी और संसद से नहीं चलेंगी। वही योगेंद्र यादव जो इस पूरे इंडी ठगबंधन का थिंक टैंक है। राकेश जी प्लीज ये चारा चोर को कंट्रोल करिए। यहाँ पे भी हम टाइम चुराने का काम कर रहे हैं, ये क्या तरीका है? ये क्या तरीका है राकेश? चलिए एक मिनट अकरम भाई आप बार बार, मैं कह रहा हूं किसी को अगर काउंटर कभी भी करना है 1-2 लाइन बोलकर चुप हो जाइए। जो बोल रहा है जिसकी बारी है वो सुनकर उसका भी रिप्लाई कर देगा। लगातार मत बोलिए, फिर वो अनावश्यक कोई टिप्पणी आएगी, आपको नहीं अच्छा लगेगी, फिर आप आएंगे, तो रुक जाइए। बोलिए राधिका। अभिनय सर ने कहा कि राहुल गांधी इनके चुने हुए नेता है। राहुल गांधी के बीच में योगेंद्र यादव थे। योगेंद्र यादव, राहुल गांधी जो इनके सबके चुने हुए नेता है कि थिंक टैंक है, उन्होंने साफ तौर से कहा अब सरकारें संसद से नहीं सड़क से चलेंगी, चुनाव अब संसद से नहीं सड़क से होगा। तो क्या अभिनय शर्मा जी अब मुझे ये बताएंगे कि जिस आदमी के साथ वो, जिसके थिंक टैंक के साथ वो स्टेज शेयर करके आए हैं, क्या ये अग्री करते हैं कि अब हमारा देश इस संविधान से नहीं चलेगा और हमारा देश अब सड़क से चलेगा? क्या ये अब अपने बच्चों को सिखाएंगे? ठीक है, जरा अभिनय अभी तो है नहीं, जरा उनको एक बार फिर से जोड़िए, उन्हें कॉल करके लाइए पैनल पर, फिर मैं उनसे ये बातचीत पूछूंगा। निवान भाई, एक तो सबसे देर में आया, चलिए माफी। दूसरी बातचीत है कि आप सबसे ज्यादा मुस्कुराहट आपके चेहरे पर थी, आपके मन में भी यही भावना है।
जो अकरम भाई की पार्टी लिख रही है? देखिए, हमें इनकी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। हमारे मन में तो एक ही भावना है कि आज लोकतंत्र की जीत हुई है। हम तो शुरू से युवाओं के साथ हैं, युवाओं के पीछे खड़े हैं, युवाओं की मांगों के समर्थन में हैं। आज युवाओं की मांगे पूरी हुई हैं, तो हमारे लिए तो एक बहुत बड़ा दिन है आज लोकतंत्र की जीत हुई है। और मैं छोटा सा डेटा आपको अपना बताना चाहता हूँ, और बड़ा इंटरेस्टिंग डेटा, आपको बड़ा अच्छा लगेगा। और जो डेटा अगर हमारे पास है तो बीजेपी वालों के पास क्यों इनको इस्तीफा देना पड़ा, राकेश जी मैं आपको बताता हूँ। एक हैशटैग है धर्मेंद्र प्रधान मस्ट रिजाइन। इस हैशटैग पे 100 मिलियन रील्स बनी है इंस्टाग्राम पे। एक हैशटैग है मोदी मस्ट रिजाइन, इस पे 50 मिलियन से ज्यादा रील बनी है। एक हैशटैग है वी आर विद स्टूडेंट्स ऑफ इंडिया, इस पे 500 मिलियन रील्स बनी है, मतलब 50 करोड़ रील बनी है 140 करोड़ के देश में। इसीलिए इन्हें रिजाइन करना पड़ा है। आज जो पार्टी युवाओं को ये बोलती थी कि ये दहशतगर्दों की बी टीम है, जिन्होंने इनके सर पे लाठियां मारी, जिन्होंने इनके कपड़े फाड़े, जिन्होंने इनके ऊपर जो है पैलेट गन से हमला किया, जिन्होंने। अच्छा चलिए, मैं आपको रोकता हूं। जेपी नड्डा कुछ बोल रहे हैं, शायद जो बैठक चल रही थी वो बैठक समाप्त हो गई है। एक बार सुनते हैं सर।